इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीटीजीटी जो आपका फिजिकल एजुकेशन की सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, उसकी क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? कैसे आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो? आपकी तैयारी कैसी रहनी चाहिए? आपकी जो कट ऑफ है, वो आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं, टियर फर्स्ट की जो एग्ज़ाम दी थी, सबको पता लग गई होगी। अगर नहीं पता लगी है तो अपने आप से डिसाइड कर ही लिया होगा। बोर्ड की तरफ से या फिर आयोग की तरफ से जब भी बताया जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद की ये प्रोसेस है कि आप यूपी टीजीटी जो फिजिकल एजुकेशन की एग्ज़ाम है, उसके अंदर आप टियर सेकंड की जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे, उसको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम पैटर्न को समझेंगे। ये देखो, द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा है ना, ये वैकल्पिक मुख्य परीक्षा है। मेन एग्जाम टियर सेकंड आप इसको कह सकते हो। इस एग्जाम के अंदर आपको क्या देखना है, एक आपका क्वेश्चन पेपर होगा। प्रश्नों की संख्या, क्वेश्चन आपके कितने होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। 20 में से 10 और 10 दो तरीके से उनको डिवाइड कर रखा है। 10-10 किस तरीके से हैं? 10 क्वेश्चंस में आपको अलग अलग नंबर्स के दे रखे हैं, जैसे कि ये ए, खंड ए, या फिर इसको ए कह सकते हो, इसको आप बी कह सकते हो। कैसे क्वेश्चंस होंगे? 10% तो आपको 125 शब्दों में लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 8 नंबर का होगा। 8 नंबर मतलब ये 8, तो ये तो आपका हो गया 80 नंबर के, तो हो गए 10 क्वेश्चन। फिर दूसरे जो 10 क्वेश्चन है वो थोड़े से आप लॉन्ग आंसर टाइप के हैं। ये 200 शब्दों में इनका आंसर आपको करना है। ये एक जो क्वेश्चन होगा वो 12 नंबर का होगा। इनके हो गए 120 नंबर। 80 प्लस 120 टोटल कितने नंबर हो गए? 200 नंबर का आपका ये पेपर हो गया। अब आपको टाइम कितना मिलेगा? टाइम मिलेंगे इसके अंदर आपको 3 घंटे। टोटल क्वेश्चन है आपके पास 20, समय है आपके पास 3 आवर्स या फिर 3 घंटे। 20 क्वेश्चंस के लिए 3 घंटे एक ऐसा टाइम है जो ना तो बहुत ज्यादा है ना कम है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तब ये टाइम कम पड़ेगा और नहीं आते हैं तब आपके लिए टाइम ज्यादा रहेगा। ऐसा ही होता है सब्जेक्टिव एग्जाम में। आपको अगर बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है कि कोई क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है उसका आंसर मुझे क्या करना है, तो कैसे अटेम्प्ट करोगे? इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करें, क्या इनकी प्लानिंग होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी वैकेंसीज के साथ साथ अब की बार सब्जेक्टिव पोर्शन जोड़ा गया है, उसकी स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे डिसाइड करेंगे, इनको अप्रोच कैसे करेंगे, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले आपको एक और चीज देखनी है। यहाँ पर दे रखा है मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट। अगर कोई स्टूडेंट एससी या एसटी से है, एससी एसटी वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है? एससी एंड एसटी, ऐसे स्टूडेंट्स को इन 200 नंबर्स में से कितने नंबर लेकर आने होंगे? 35%। 35% 200 का हो जाता है 70 मार्क्स। 70 नंबर आपके आने चाहिए, नहीं तो आपकी कॉपी भी चेक नहीं होगी। आंसर शीट है उसको चेक नहीं किया जाएगा। इसके बाद में आपके बच जाते हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, जिसको आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी भी कह सकते हो। ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए 40% मार्क्स। इसका मतलब है 80 नंबर आपके 200 में से आने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना तो दूर, आपकी कॉपी चेक होगी। क्वालिफाई करने के लिए तो आपने टियर फर्स्ट क्वालिफाई कर लिया है। अब ये जो प्रॉब्लम है या फिर ये जो अब की बार मिनिमम एफिशिएंसी का स्टैंडर्ड दिया गया है, इस स्टैंडर्ड को बीट करने के लिए या फिर मैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक अच्छी स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। तो आपके जो क्वेश्चंस है उनको हम लेते हुए, कुछ क्वेश्चंस आपकी तरफ से हमारे पास आए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात की गई है कि सर हम कौन सी लैंग्वेज में लिखें। लैंग्वेज का आपके पास एक बहुत बड़ा
इश्यू है, या फिर आपको ये लगता है कि हम अगर हिंदी के बजाय इंग्लिश में लिखेंगे तो हमारे बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे? तो देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहला तो अगर आप हिंदी में लिखते हो तो क्या होगा? दूसरा है आप इंग्लिश में अगर लिखोगे तो क्या होता है? तीसरी लैंग्वेज कोई है ही नहीं। तीसरी कौन सी लैंग्वेज में आप लिख पाओगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इन दोनों लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज अगर प्रेफर करते हो, किसी भी लैंग्वेज में लिखते हो, कोई कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो कॉपी है वो अच्छे तरीके से चेक की जाएगी। ऐसा कई बार आपकी तरफ से सुनने में आया है कि सर अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो क्या हमें मार्क्स कम मिलेंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है। जितना आप लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। कम ज़्यादा का कोई भी इस तरीके से ये क्राइटेरिया किसी ने भी डिसाइड नहीं किया है। दूसरी बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश आप तभी ऑप्ट करना, इंग्लिश का आपको तभी ऑप्शन में आपको लेनी चाहिए, या फिर तभी आपको लिखनी है जब आपकी ग्रामर अच्छी हो। दूसरा क्या होना चाहिए? आपकी जो वोकैब है वो बहुत ही शानदार हो। वोकैब मतलब आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते हो। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वोकैब आपके अच्छे हो, आपको वर्ड्स अच्छे आते हों, और आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली और अच्छे तरीके से इफेक्टिव वे में लिख सकते हो, तभी आप इंग्लिश पे जाना। नहीं तो आप अपने इंप्रेशन के चक्कर में अपने नंबर को और कम कर लोगे, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने अगर इंग्लिश ऑप्ट की तो एग्जामिनर को लगेगा कि मैंने इंग्लिश में लिखा है और वो मुझे ज़्यादा नंबर दे देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनर हम सभी से बहुत ही पढ़ा लिखा और समझदार इंसान रहेगा। उसको पता है, मैं कोई स्कूल कॉलेज की कॉपी चेक नहीं कर रहा। ये जो मैं आंसर शीट या कॉपी चेक कर रहा हूँ, इससे किसी की नौकरी लगेगी, किसी का भविष्य, किसी का फ्यूचर सुधरेगा। इसलिए वो अच्छे तरीके से इन आंसर शीट्स को चेक करेगा। अब बात करते हैं हिंदी की। तो सर कई बार हमने देखा है कि हिंदी में फिजिकल एजुकेशन में कुछ इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं क्या? तो इंग्लिश के अगर आप वर्ड्स यूज़ करते हो तो ये बहुत ही अच्छा आपका एक कह सकते हैं तरीका माना जाएगा। इंग्लिश वर्ड्स को आपको यूज़ करना चाहिए। हिंदी में हमारे फिजिकल एजुकेशन के जो वर्ड हैं वो बहुत ही अजीब से हैं। इंग्लिश का वर्ड है उनको आप यूज़ कीजिए। बहुत ही बढ़िया ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी अगर आप इनको यूज़ करते हो तो। दूसरी, अगर आप लैंग्वेज की बात कर चुके हो तो आपकी और परेशानी रहती है। आई होप लैंग्वेज का पोर्शन आपका क्लियर हो गया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लैंग्वेज में सर हमने अगर इंग्लिश में लिखा तो इंग्लिश को चेक करने वाले टीचर्स हैं या नहीं है, मिलेंगे। दूसरा, कई बार बच्चे कोशिश करते हैं जैसे कि रोमन में लिख देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना कि आपकी बीपीएड, एमपीएड या फिर ग्रेजुएशन के लिए कोई डिग्री का जो पेपर है वो नहीं है, कंपटीशन एग्जाम का पेपर है। रोमन में मतलब आपने लिखना है क्या, तो आपने लिख दिया क्या सब आ गए। अभी तक डिग्री कॉलेजेस में ऐसे करते हो तो ठीक है, आगे मत करना, और इस एग्ज़ाम में तो बिल्कुल भी मत करना। ये गलती करने से आपकी प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। उससे अच्छा आप हिंदी में ही लिखो। और मैं तो कहता हूँ लगभग सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें हिंदी में लिखने वाले ही मिलेंगे, तो आपको इंग्लिश पे ज़्यादा उछल-कूद करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश को आप छोड़ सकते हो, आपको छोड़ देनी चाहिए। इंग्लिश में आप बहुत ही शानदार हो, तभी आपको इंग्लिश पे जाना है, नहीं तो हिंदी हमारी बेस्ट है। हिंदी में आप आराम से आंसर्स को लिखिए, जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में, जो हिंदी के आपके वर्ड हैं उनके आगे ब्रैकेट बनाकर लिख दीजिए। जैसे कि हमें लिखना है रीढ़ की हड्डी, ये आपने लिख दिया रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी भी लिख दिया, इसकी जगह आप स्पाइनल कॉर्ड भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? स्पाइनल कॉर्ड लिख सकते हो। आप लिख सकते हो वर्टिब्री कॉलम, इसको भी लिख सकते हो, या फिर इसके ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हो। क्या बेनिफिट मिलेगा इससे? ये एक समझ बढ़ेगी कि स्टूडेंट को पता है, इनके इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज का भी पता है। आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव हो जाएगा। हमारा यही तो पर्पज है कि हमारा आंसर कैसे इफेक्टिव हो सकता है।
और इसके बाद में अगर हम देखें तो ये हम बाद में देखेंगे। हाँ, सब्जेक्टिव जो पोर्शन है इसमें आपके जो आंसर्स हैं वो सर हम कैसे लिखें, उनके बारे में बहुत पूछा जाता है। सब्जेक्टिव जो पेपर होगा उसमें तो सर पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद में आंसर पढ़ना है, कैसे उसको अप्रोच करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आता है उसको आप सबसे पहले तो अच्छे तरीके से पढ़ो, उसको देखो। आपको देखने से पता लग जाएगा, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्वेश्चन आ गया। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। आपको पता है तो आप सबसे पहले तो यही लिख दोगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ये होता है, इसके अंदर इतने सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों है, ये सारी बातें आप लिख दोगे। उसके बाद में क्या लिखा गया है, फंक्शनिंग। अब इसके बाद में फंक्शनिंग का पॉइंट आप डालते हो, क्या ये हमारी बॉडी में काम करता है, गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पर होता है, कहाँ से जो इन्वायरमेंट है उसकी हवा हमारे बॉडी के अंदर जाती है, फिर हमारी बॉडी में क्या प्रोसेस होती है, हमारी बॉडी को रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, ये सारी बातें लिखोगे। इसके बाद में हमें एक एग्जाम्पल भी देना है, रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर आप देते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जो अप्रोच है वही आपको एग्जाम में और ज़्यादा आगे की तरफ लेकर चली जाएगी। एक और, जब भी आप कोई कंटेंट पढ़ते हो तो उसको डिटेल में और डीप में आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या करनी है, उसकी डीप स्टडी करनी है। बिल्कुल भी ऐसे अपने आप को नहीं छोड़ना है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और हो गया, क्योंकि एग्जाम में एनालिटिकल क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एनालिटिकल क्वेश्चन मिलने का ये मतलब है, अब तो ये क्वेश्चन है, अब इसको अप्लाइड तरीके से भी पूछ सकते हैं, एनालिटिकल तरीके से भी पूछ सकते हैं। अप्लाइड में ऐसे पूछेंगे कि कोई एरोबिक कैपेसिटी जिसकी कम हो, ऐसा एक एथलीट है, उसकी लाइफ में रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या रोल है। अब आप किस तरीके से करोगे, पहले बात तो आपको एरोबिक सिस्टम या फिर एरोबिक कैपेसिटी का पता होना चाहिए। उसके बाद में कौन से एथलीट एरोबिक कैपेसिटी वाले अच्छे होते हैं या फिर जिनकी कम होती है, कौन सा इवेंट वो स्पोर्ट्स में कर सकते हैं। उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम और एरोबिक सिस्टम का क्या रिलेशन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको अप्लाइड में देखने को मिलेंगे। उनको अटेम्प्ट करना है, उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारे सामने जो 20 क्वेश्चन हमें मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन को हमें छोड़कर नहीं आना है। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अब नेगेटिव मार्किंग सब्जेक्टिव एग्जाम में किस तरीके से होगी, नहीं है। आपको या तो 8 नंबर या फिर 12 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, सभी क्वेश्चंस को करना है। सबसे पहले तो ये बात आप ध्यान में रख लो, ठीक है। एग्जाम में लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, आपके लिए क्या होना चाहिए, सभी क्वेश्चंस कंपल्सरी होने हैं। सभी क्वेश्चंस को आप करके आओगे, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। कोई भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी आता है तो उसको कम से कम अटेम्प्ट जरूर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात है। अब अटेम्प्ट सर हम कर देंगे, हिंदी लैंग्वेज में भी हम लिख देंगे। इसके बाद में एक और बात है, टाइम मैनेजमेंट, ये आपको सबसे ज्यादा रखना होगा। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट के अंदर आपको जो आप टाइम मिलता है, 3 घंटे मिलेंगे, उन 3 घंटों का आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर सकते हो उन 20 क्वेश्चंस को लिखने में। तो सबसे पहले एक काम करिए, आप जो आपका सिलेबस है, देखिए सबसे पहले हम इसको सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस अगर हम आपको चेक करोगे तो प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, दूसरा है साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन,
फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन इन फिजिकल एजुकेशन, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही है। इसमें क्या ध्यान रखना है, देखो प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री में मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बायोलॉजिकल बेसिस, ये सभी तो आप पढ़ लोगे, इनको पढ़ना भी है। ये क्या है, बेसिक क्वेश्चन हो गए, पूछ सकते हैं। इसी तरीके से साइकोलॉजी में लॉ ऑफ लर्निंग पूछ सकते हैं, लर्निंग कर्व आपको पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग पूछ सकते हैं। ये सभी तो हम जो ऑब्जेक्टिव, हमारा कोई अगर सिलेबस है, ऑब्जेक्टिव अगर हम कहीं पर नोट्स अगर पढ़ रहे हैं, वहां से भी क्लियर हो जाएगा। ऐसा तो हमारे नोट्स में भी दे रखा है। यूपीटीजीटी का अगर आपने सब ऑब्जेक्टिव का कोर्स ले रखा था, तो वहां पर ये सभी करवाए गए हैं, ये सभी करवा रखे थे। नॉकआउट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, कैंप का क्या मतलब है, इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं। इसके बाद में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, सेल, टिश्यू, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और फिर किनेसियोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स थ्योरी एंड रूल। तो एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, गेम का कोई क्वेश्चन आए मुझे नहीं लगता ऐसा हो, क्योंकि गेम में 10 या 12 नंबर का वो क्या पूछेंगे, लेकिन फिर भी हमें तो पढ़ना है, उनको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल आपको पूछ सकते हैं। पीरियडाइजेशन का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ट्रेनिंग मेथड्स, जो आप 5, 7, 8 ट्रेनिंग मेथड्स हैं, उनके बारे में आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेस्ट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन, यहाँ पर जो सिलेबस दिखाने का मेरा ये मतलब है कि सिलेबस से आपको पता लग जाए कि हमें किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। अब ये तो बेसिक बात हो गई। अब ये जो बेसिक क्वेश्चन है, इनमें हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर आपने कोर्स ले रखा हो, या फिर आप अपनी खुद भी प्रिपरेशन करते हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब इनके अलावा अप्लाइड, एनालिटिकल क्वेश्चंस को अगर आपको अटेम्प्ट करना है, तो आप गूगल कीजिए, बहुत सारी बुक्स फिजिकल एजुकेशन में तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वहां पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर कैसे क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, उनको आप एनालिसिस कीजिए। आपके पास टाइम तो कम है, लेकिन सेल्फ स्टडी में आपको खुद मेहनत ज्यादा करनी ही पड़ेगी। एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे, अप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंस क्वेश्चन आएंगे, और कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि उसको करंट सिनारियो के अंदर आप किस तरीके से देखते हो। जैसे कि इंडिया में स्पोर्ट्स का जो डेवलपमेंट हुआ, तो जब से डेवलपमेंट हुआ या फिर स्पोर्ट्स कल्चर इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ, वहां से लेकर अब तक आप क्या देखते हो कि जिस तरीके से या फिर जिस मोटिव के लिए हमने इसको स्टार्ट किया था, वो अचीव हुआ है, नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, उनका जवाब कैसे दोगे। उनको अप्रोच करना आपको आना चाहिए। क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, अप्रोच का मतलब है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। लैंग्वेज समझने के बाद आपको क्या पूछा गया है वो आपको पता होना चाहिए, उसका आंसर किस तरीके से देना है वो आपको पता होना चाहिए। एक पर्टिकुलर आपको 1 पेज या 2 पेज मिलेंगे, उन 1-2 पेजेस में उस आंसर को कैसे कंपाइल करके और कंप्लीट करना है इफेक्टिव तरीके से, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। ये सब आती हैं तब तो ये जो एग्जाम है यूपीटीजीटी का आप इजीली क्लियर कर लोगे, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल है। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, आप ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा लिखना है। लगातार 3 घंटे आप बैठिए और फिर लिखिए। आप लिख सकते हो या फिर नहीं लिख सकते। पहले आप स्लो राइटिंग की कोशिश कीजिए। ये लिखने के मैं छोटे-छोटे तरीके आपको बता रहा हूँ। डिटेल में तरीके तो हम कोर्स के अंदर बात करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप स्लो राइटिंग लिखिए। धीरे-धीरे आप 3 घंटे में कितने पेज लिख सकते हैं, ये तो आप आज से ही भले ही कोशिश कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन को पकड़िए, उसका जो भी आपको आता है उसको लिखने की कोशिश कीजिए। स्लो राइटिंग में 3 घंटे में मान लीजिए आपने 20 पेज भर दिए। 20 पेज आपने फिल कर दिए। उसके बाद में अपनी जो आपने लिखा है, राइटिंग आपने करी है, उसको चेक कीजिए
क्या उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक, अब कई बार आप पूछते हो कि सर ग्रामेटिकल मिस्टेक के नंबर तो नहीं काटते। नंबर नहीं काटते, ये तो बात है कि नंबर नहीं कटेंगे, इतनी बड़ी आप एजुकेशन ले चुके हो और उसके बाद भी अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो तो ये भी तो गलत बात है, इसका एक गलत इंप्रेशन पड़ता है। नंबर काटना नहीं काटना तो अलग बात है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो आप उन गलतियों को देख लोगे, उसके बाद में क्या क्या कमियां रही हैं, उन कमियों पे आप कैसे काम करोगे, इसके बाद में आप थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाओगे, मीडियम लेवल की स्पीड तक आप लिखने की कोशिश करोगे कि आप लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे। एक और फैक्टर होता है हैंड राइटिंग का। हैंड राइटिंग का सब्जेक्टिव एग्जाम में कितना इम्पैक्ट है? बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, अब देखिए सर मेरी हैंड राइटिंग तो अच्छी नहीं है, अब मैं क्या करूं? आपको ज्यादा प्रॉब्लम में आने की बात नहीं है, जरूरत नहीं है आपको प्रॉब्लम में। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है, आपको एडवांटेज का काम करेगा, ये आपको बेनिफिट मिलेगा अच्छी हैंड राइटिंग का। अच्छी हैंड राइटिंग के साथ अगर आपको आपका कंटेंट में आपका नॉलेज भी अच्छा है, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। हैंड राइटिंग आपकी कम है, कमजोर है, आप अच्छा लिखते हो, तब भी आपको नंबर तो मिलेंगे, लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा हो जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। हैंड राइटिंग इंप्रूव बहुत ज्यादा लेवल तक तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे तो उसको इंप्रूव कर सकते हो। मीडियम लेवल में आप लिखने की कोशिश कीजिए। अब ये 20 से बढ़कर आपके पेज शायद 25 हो जाएंगे। इसके बाद में अब आप उसको फास्ट लिखने की कोशिश कीजिए। डेली 3 घंटे तो आप लिखने के लिए आज से निकालना स्टार्ट कर ही दो। अगर आपका कंटेंट क्लियर है, आपको सभी जो यूनिट्स है वो आ रही हैं, तो फास्ट में आप 30+ पेजेस, ये 20, 25, 30 पेज मैंने ऐसे आइडिया से बताए, ऐसे नहीं कि आपको 3 घंटे में 20 पेज ही लिखने या फिर 20 पेज ही लिख पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। स्लो राइटिंग में अच्छी और हैंड राइटिंग आपकी आ रही है और आप 25 से 30 पेज भी लिख सकते हो स्लो राइटिंग में। फास्ट राइटिंग में इससे ज़्यादा भी आप लिख पाओगे, ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल के तरीके से बताया है। तो इसकी प्रैक्टिस तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचना है तो। ये जो बातें हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी अब इसके अंदर क्या बच जाता है, हैंड राइटिंग भी हो गया, लैंग्वेज की बात हो गई, टाइम मैनेजमेंट आप इसके अंदर देख लोगे ना, 3 घंटे में आप कितना लिख पा रहे हो, सभी इसी के अंदर बातें क्लियर हो जाएंगी। प्रैक्टिस आपको लगातार करते रहनी है एग्जाम तक, ये बात हो गई। अब ये काम आप अगर कर लोगे, इसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आप खुद बनाइए कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आप बना सकते हो। क्वेश्चंस को बना सकते हो आप, एक यूनिट है जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, उनको आप लिख लीजिए। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसका आंसर अगर मैं लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा, ये आप डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद में आप इनके आंसर लिखो, आपकी सब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। ये काम आपको खुद करना है। अब अगर ये काम आप खुद नहीं कर पाते हो या फिर आपके पास टाइम नहीं है, आपको इसकी थोड़ी सी कम समझ है, पहली बार का आपका एक्सपीरियंस है, तब आपकी हम हेल्प जरूर कर सकते हैं। हेल्प के लिए ये आपके सामने कोर्स है, फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्टिव कोर्स स्पेशली लॉन्च किया गया है। इसमें आपकी केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस के साथ साथ यूपी टीजीटी की जो एग्जाम है वो कवर होगी, डिटेल में हम इसको कवर करेंगे। टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी यहाँ पर, जब हमने डिस्कस करी है, और उसको पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। हिंदी एंड इंग्लिश बाईलिंगुअल आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। वीकली गाइडेंस क्लासेज होंगी और आपकी ये क्लासेज रहेंगी लाइव। लाइव क्लासेज में हम एप्लीकेशन पर आप लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, समझाएंगे, पढ़ेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। आपको डेली कुछ क्वेश्चंस हमारे द्वारा दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। अगर आप ईमानदारी से सोल्व करते हो, उनको लिखते हो, तब तो आप एग्जाम के नज़दीक पहुंचोगे। नहीं तो कंपटीशन का टाइम है, आप अगर नहीं लिख रहे हो तो आपकी जगह कोई और लिख रहा है, आपसे और ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा। ये कोर्स की प्राइस हमने रखी है, कम है, बाकी जहाँ कहीं भी आप कोर्स
देखोगे उनसे हमने कम प्राइस रखी है। कम प्राइस रखने का मतलब यही है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, कम से कम स्टूडेंट तक पहुंचे तो सही। इसी कोर्स की प्राइस 4 से 5 हज़ार हो सकती थी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है, कैसे क्वेश्चंस होंगे, उनका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो 4 से 5 हज़ार होते तो आप सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाता कि सर कोर्स महंगा है, हम इसको परचेज नहीं कर सकते। कम रेट रखी है। कम रेट रखने का मतलब ही यही है, हमारा मोटिव ही यही है कि आप तक हम जो पढ़ा रहे हैं, हमारी जो मेहनत है, कम से कम पहुंचे तो सही। और अगर आपने कोर्स ले लिया तो निश्चित रूप से आपको अच्छा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। कंसेप्ट बेस्ड क्लासेस होंगी। ये क्लासेस कंसेप्ट बेस्ड इस तरीके से रहेंगी कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, उसका आंसर आप कैसे लिखोगे। दूसरी बात, ये जो हमारा कोर्स रहेगा उसमें हम बहुत सारे मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। कम से कम आपको 10 से 15 टाइप के जो क्वेश्चंस सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करा देंगे। ऐसे क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 1000-1500 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन से ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पढ़ लो और एग्जाम में आपको हमारे कोर्स में से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है। सब्जेक्टिव एग्जाम में अगर आपको समझा दिया जाए कि कोई क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, लिखना कैसे है, वो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बजाय हम आपको मान लीजिए कि ये 3000 क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ लो और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उस बात का कोई मतलब नहीं है, इतना आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो शॉर्ट में आपको ऐसा कंटेंट मिले, ऐसी आपको जानकारी मिले कि आपका ओवरऑल सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, आपकी जो कंसेप्ट है वो भी आपका बन जाए, आंसर राइटिंग की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और एग्जाम में आप बाकी सभी लोगों के साथ जब बैठ रहे हो तो उसमें आप उन बाकी लोगों से आगे महसूस करो। ऐसा मेरी तो तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। अगर आप भी मेरे साथ जितनी मेहनत मैं इस कोर्स में और हमारे फिजिकल एजुकेशन के सभी कोर्सेज में करते हैं, तो फिजिकल एजुकेशन की कोई भी कंपटीशन जो एग्जाम है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट में है पीडीएफ नोट्स। नोट्स तो आपको हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही प्रोवाइड करवा देंगे। अब ये फीस कम है, इस कम फीस में भी हमने एक ऑफर लगा रखा है 31 जनवरी तक। 31 जनवरी तक स्पोर्ट्स इंजीनियर के सभी कोर्सेज पर 40% तक का ऑफ है। 40% तक का ऑफ है तो ये कोर्स और सस्ता हो जाएगा। अब कई बार ऐसा भी समझा जाता है कि सर सस्ता कोर्स है तो अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही होगी, नोट्स अच्छे नहीं है। ऐसा अगर आपको लगता है तो आपको जो लग रहा है उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनसे आप रिव्यू और फीडबैक जरूर लेना। अगर पॉजिटिव रिव्यू और फीडबैक आता है तभी आप इस कोर्स को परचेज करना, नहीं तो इस कोर्स को परचेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। लाइव क्लासेस जो हैं, आपने अगर स्पोर्ट्स इंजीनियर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, लाइव क्लासेज में स्टार्टिंग का जो टाइम रहेगा क्लासेज का, वो जिस स्टूडेंट ने स्पोर्ट्स इंजीनियर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखी है, स्टार्टिंग में सभी के लिए जो 5, 7, 10 मिनट हैं वो क्लासेस हम फ्री में रखने वाले हैं, लाइव क्लासेस, ताकि आपको पता लग जाए कि कोर्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम से रिलेटेड है क्या, या फिर अच्छा पढ़ा रहे हैं या फिर नहीं पढ़ा रहे। तो यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हो, इसको आप डेमो क्लासेस भी कह सकते हो। ये आजकल जरूरी हो गया डेमो क्लासेस, क्योंकि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी बातें हैं सब्जेक्टिव कोर्स के रिगार्डिंग हमने कर ली। यूपीटीजीटी आपका एग्जाम सब्जेक्टिव जो फॉर्म में है वो इस कोर्स को लेने के बाद क्लियर हो जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता, क्योंकि ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। कोई भी कोर्स आपको एग्जाम क्लियर नहीं करवाता, वो करवाता आपकी मेहनत। आप कितनी मेहनत करोगे आपके ऊपर है। आप आंसर राइटिंग करते हो, ये सारी चीजें करते हो, तो आप निश्चित रूप से एग्जाम को क्लियर कर ही लोगे। इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन
मैंने आपको बताई है, स्ट्रेटजी बताई है। ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई और स्ट्रेटजी हो, आप उसको फॉलो कर लीजिए। ये स्ट्रेटजी मेरी तरफ से थी। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता और इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए मैं एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करता। मैं एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रहा हूँ, ये मैंने एक जो हमारा पहला इंट्रोडक्शन मेरा वीडियो था उसमें बता दिया है। मुझे इस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है इसलिए, नहीं तो जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ उसके बारे में मैं ज़्यादा बताता नहीं हूँ। क्योंकि जो एग्ज़ाम मैंने क्लियर नहीं करी है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकता हूँ? ऐसा मेरा मानना है। ये यूनिवर्सल रूल नहीं है कि ऐसा ही हमेशा हो। ये बातें हो गई। और इसके अलावा आपके कोई अगर डाउट्स रहते हैं, आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन बच गया कि सर इसका आंसर आपको करना चाहिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। लगभग कमेंट्स के जवाब मैं खुद देता हूँ, इतने ज़्यादा कमेंट्स होते भी नहीं हैं कि मैं इनका जवाब ना दे पाऊँ। अगर कोई कमेंट ठीक-ठाक आपका लगा, तो उसको हम नेक्स्ट जो हमारे गाइडेंस के वीडियोज़ रहेंगे, उनमें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।